नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और शुभेंदु अधिकारी, ये तो धुरंधर निकले क्योंकि बंगाल में कई मिनी बांग्लादेश पल रहे हैं, जिसे वोट बैंक की खातिर बंगाल की धरती पे पाला-पोसा जा रहा था। लेकिन अब वहाँ शुभेंदु का बुलडोज़र पहुँच जाता है और देखिए टिकियापाड़ा की अवैध झुग्गियाँ ही नहीं टूटी हैं, ममता बनर्जी के उस वक़्त के वोट बैंक की पूरे साम्राज्य की नींव हिल गई है, जिसे वो कई सालों से सींचती आ रही थी। इसे आपका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना भारत का और गुण गाना दूसरे देश का। देश की ज़मीन को घुसपैठियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए रेलवे ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक अब जल्दी ही होने वाली है। शुभेंदु यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, तो इसे समझते हैं। और मेरे साथ अगेन जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपको सारे दर्शकों को भी। तो उदय भानु सर, टिकियापाड़ा की भी बात होगी, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले जहाँ सालों से अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही थी, वोट बैंक की, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुभेंदु ने तो गज़ब कर दिया। देखिए, अमित शाह ने तो ये कहा था कि वो बंगाल जीते तो 6 महीने के अंदर यूसीसी लाएँगे, लेकिन यहाँ तो 2 महीने भी नहीं गुज़रे हैं और यूसीसी लागू होने की बातें हो रही हैं। जी मैडम, सर। आपने सही सुना, आपका खबर बिल्कुल सही है। असेंबली की जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे 2 बिल के लिए इन्होंने 2 बिल डिस्कशन के लिए पारित करने के लिए जमा किए। उनमें से 2 ही बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो यूसीसी, आपने जैसे बताया सही चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके मतलब पश्चिम बंगाल जो है होगा चौथा राज्य जहां पे यूसीसी लागू होने जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और मंडे ये बिल पारित होती है तो। इससे पहले आपको मालूम है गुजरात में, आसाम में और उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, पारित हुआ। अब यूसीसी बड़ा अजीब गरीब सिचुएशन है। इसको लेकर के जितने सारे डिस्कशन और डिबेट पूरा देश भर में हुआ, जब से जो है सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट के लिए, जब ट्रिपल तलाक के लिए जब जजमेंट दे रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा तो जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 44 धारा के मुताबिक आपको जो उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें तो आपका ये संविधान के चलते आपका तो अब लागू कर सकते हैं पूरे देश के लिए एक सिविल कोड, उसमें सारे सब आ जाएंगे। मतलब धर्म के विचार पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन सा 3 मुद्दा है जिसको लेकर के इतना नाराजगी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? देखिए, एक चीज समझने चाहिए सारे दर्शकों का, ये शरीयत लॉ इस देश में था जब मुगलों ने राज किए, ठीक है, और वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए था। उनका राज्य में हिंदू का जो पर्सनल लॉ या हिंदू का विवाह, उसके बाद इनहेरिटेंस जो है, शादी, जमीन जायदाद को लेकर के जो लोग, उसको लेकर के कोई टच नहीं किए। उसके बाद मुगल राज चला गया हमारे पास, हम आए, फिर लंबे 200 साल के अंग्रेजों का शासन चली हमारे ऊपर। अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया काम किया, वो अपना जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते वो माहिर है, जो जिसके चलते उनका सारे पॉलिसी देखिएगा संप्रदाय को बांटने के लिए बनता था, क्योंकि इनको मालूम था अगर सारे संप्रदाय ये एकजुट हो जाते हैं, एक विचारधारा में आ जाते हैं, तो इनके लिए राज चलाना बड़ा मुश्किल है। तो इनके सारे पॉलिसीज जो ब्रिटिश टाइम का, आप देखिए एजुकेशन पॉलिसी हुआ, उसके बाद ये लीगल मैटर्स जो हुआ, क्रिमिनल सिविल केसेस बहुत सारे, ये सब अलग अलग
बन के रखे थे। उसके बाद 1937 मतलब हम जब देश स्वाधीन हुई उससे पहले 1937 में मुस्लिम लीग पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा है जो मुस्लिम के लिए भारत के लिए अलग से कानून पारित किया जाए, पर्सनल लॉ। और इसी के बेसिस पे देखिए उनका जो पुराना जो आइडियोलॉजी है टू नेशन थ्योरी का, जो सर सईद ने शुरू किए थे किसी जमाने में जहां अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हुआ था, उसी का ये फल है। और उन्होंने साफ कहा जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारा खान पान अलग है, हमारा विचारधारा अलग है, हमारा रीति रिवाज सब कुछ अलग है। तब से लेकर के उसके बाद 1947 में देश आजाद हुई। उससे पहले आपको मालूम होगा ब्रिटिश सरकार ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक शैडो पार्लियामेंट जिसके आगे जो है प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू वो भी प्राइम मिनिस्टर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और फिर देश आजाद बनने के बाद वही कंटिन्यू हुआ। तो बहुत लोग पूछते हैं सचमुच क्या 1947 15 अगस्त को देश स्वाधीन हुई थी? चलिए ये तो दूसरा मुद्दा है, किसी और दिन बात करेंगे। कांग्रेस ने अभी और मुस्लिम लीग ये दोनों जो है मिले जुले थे। मुस्लिम लीग कौन चला रहा था? जो ओरिजिनल मुस्लिम लीग था जिसको डिमांड था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान लेके चले गए। जो बचे कुछ मुस्लिम लीग थे यहाँ पे और खास करके ईस्टर्न प्रोविंसेस भारत के है, केरला इस सब जगह में और कुछ एक यूपी बिहार में ये लोग थे, जो बाद में इनका मुखिया बन गया, जिनको लेकर के कुछ दिन पहले जिनका नाम हटा दिया पश्चिम बंगाल के से सुरावट, जो जिन्होंने करता धारता थी वो डायरेक्ट एक्शन देगा, वो भी अलग मुद्दा है, उसके लिए हम आज बैठे नहीं। हम चर्चा कर रहे हैं सोमवार को जो बिल पास होने वाला है। सबसे बड़ी जो 3 दिक्कतें है मुस्लिम औरत, और मैं ये कहूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप पूरे मुस्लिम समाज को ठेका लेके बैठे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इन्होंने क्या किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जहां सामने आई थी, जब उन्होंने कहा जो मुस्लिम संप्रदाय कम्युनिटी के बीच एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इनका बेरोजगारी भयंकर है, इनका जो है बैंक खाता में इनका डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज को लेकर के सवाल उठाए थे। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने साल के बाद सच्चर कमेटी और खास करके पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट जो नोबेल प्राइज लेके बैठे हैं और जिनको यहाँ पे सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत बड़ा कुछ उनका ये नहीं रहा पश्चिम बंगाल या भारत के अर्थनीति में, अमर्त्य सेन, उनका खुद का रिपोर्ट है जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज कितने पिछड़े है। लेकिन ये कमेटी, ये जितना मौलवी मुल्ला जो लोग ठेके लेके बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया अपना समाज के लिए। सिर्फ इनको पूरा फोकस था किस चीज के लिए? 3 चीज के लिए फोकस था। आज के दिन में हैरान होंगे, एक समाज लड़ाई कर रहे हैं जो पॉलीगामी को बंद नहीं करनी चाहिए। मतलब एक आदमी को मर्जी है कितने भी शादी कर ले। दूसरी बात, बातों बातों में किसी का कभी भी कुछ हुआ तो फोन पे भी ये 3 बार तलाक बोल देते थे, तो उसके बाद वो बेचारी जो है औरत को कोई दूसरा कोई सहारा नहीं है, उसको जबरदस्ती अपना घर से निकाल सकते हैं। तीसरी सबसे जो है खतरनाक चीज है इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जो आज के दिन में इतना कोई सिविल सोसाइटी में इस चीज को माना नहीं जाता, वह निकाह हलाल। तो मैं इन तीनों को सारे दर्शकों को मालूम है, इनको कोई विस्तारित जानकारी हमें देने की जरूरत नहीं है। 3 चीज को लेकर के मुस्लिम महिलाओं के बीच बहुत सारे नाराजगी है, और खास करके हमारे बहुत फ्रेंड्स है पूरे भारत में जो पढ़े लिखे हैं। अब उनके घर का जो है वो
पूरा भारत का रिफ्लेक्शन नहीं है मैडम। जो मुस्लिम परिवार जो गांव में है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके घर के औरत बच्चियों को क्या हालत है आप सोच नहीं सकते। और उनको और इस उदय हाँ, भानु जी, अगर मैं बात करूं टिकियापाड़ा की, अब देखिए ना, जो आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग भारत में रह करके भारत का खाते हैं, लेकिन भारत विरोधी बात करते हैं। बंगाल में जो बात करते हैं टिकियापाड़ा की, इस पे तो शुभेंदु ने अब जबरदस्त हंटर तैयार किया है। वहां पे जितनी झुग्गियां थी सब उड़ा दी गई हैं बुलडोजर से। मैडम टिकियापाड़ा एक ऐसा क्या कहेंगे, एक मोहल्ला है जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और हावड़ा स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर, वो प्रैक्टिकली वो एरिया जाना जाता है जितना हावड़ा का साउथ ईस्टर्न रेलवे या सादर्न रेलवे का जितना पार्किंग शेड और सारे रेक मालगाड़ी वो सारा वहां पे रखता था। वो धीरे धीरे एक जमाना था, उस हम लोग मतलब बचपन में जाते थे, बहुत ही अच्छा सुंदर जगह थी, साफ सुथरा। धीरे धीरे वहां पे पूरा कब्जा हो गया। और पिछले 15-20 साल का अगर इतिहास देखिएगा, कितने राइट्स वहां पे हुआ टिकियापाड़ा में। रामनवमी आने का मतलब है वहां पे जो है, वहां पे हिंदूज माइनॉरिटी है। और रामनवमी की या अब उनके अगर कोई त्योहार आता है, ईद आता है या मुहर्रम आता है, तो ये सोच लीजिए 7-10 दिन वो लोग अपने घर में कुंडली लगा के बैठे रहते हैं। 7 दिन पहले से खाना वाना लेकर के जमा कर लेते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कब। और ये सारे जो है जितना स्टोन बिल्डिंग पथराव, यहाँ सब कुछ जो है जड़ थे ये टिकियापाड़ा का, ये जो बस्ती, और ये अवैध कब्जा करके बैठे थे रेलवे के जमीन पे। टिकियापाड़ा से पहले मैडम आपको मालूम होगा शियालदह स्टेशन में के एरिया में भी हुआ, आसपास में ये सारे जो है इन लोगों को बैठाया गया था। हावड़ा स्टेशन में हुआ। तो यहाँ पे जो है हॉकिंग करने के लिए हॉकर लाइसेंस को लेकर के यहाँ पे कुछ लोग सड़क पे आ गए और ये बुलडोजर जो चला इसके विरोध में आ गए। लेकिन इन लोगों को बैठाया क्यों? और किसने बोला जो सरकारी जमीन पे आपको बताया जाएगा जिंदगी भर पूरा खानदान? टिकियापाड़ा में ऐसे भी है इंसिडेंट, अगर कोई भी गूगल सर्च करे पता चलेगा। यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला पाकिस्तान की जो भी निवासी है जो भारत में है सबका वीजा कैंसिल है, 48 घंटे में आप लोग देश छोड़ के जाइए। उसके बाद सारे सेंट्रल का ऑर्डर आया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, आप अपना थाने में और पूरा एरिया में देखिए कोई अवैध पाकिस्तानी या कुछ बढ़िया को बैठे नहीं है। टिकियापाड़ा से पता चला बहुत सारे ऐसा औरत है जिनका हस्बैंड जो है पाकिस्तान से, और वाइस वर्सा बहुत सारे मर्द भी है जिनका औरत पाकिस्तानी नेशनल, और पकड़ पकड़ के ले गए। ये सारे पब्लिक डोमेन में है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं टिकियापाड़ा में क्या हुआ था उस टाइम में। और तो दादा ये ये बताइए ना कि जो अंडरग्राउंड सुरंगें हैं वो भी यहीं बनाई हुई है ना? ये सब जगह पे ये लोग अपना बंकर, अभी देखिए जहां पे बुलडोजर चल रहा है कहाँ पे चल रहे हैं? जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं, अवैध कब्जा करके कौन लोग बैठे हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तृणमूल के लीडर अपना पार्टी ऑफिस खोल के बैठे हैं। वहां पे बुलडोजर चलता है तो क्या मिलता है? असला, बारूद, तलवार, चाकू, पत्थर, दुनिया भर के। कोई भी पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद जहां जहां अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई हुई वहां का अब देखिए क्या मिला है वहां पे। तो ये उसी का नतीजा है। एक दूसरा बात है, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन है शुभेंदु की, क्योंकि इनको मालूम है जैसी यूसीसी बिल आएगा एक वर्ग जो है वो सड़क पे आ जाएंगे, आएंगे पक्का। आजकल
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के क्या हालचाल हैं? उनके जो करीबी हैं, उन पर तो बड़ी आफत टूट रही है। दो आदमी जो करीबी है उन पे आफत, एक के बारे में तो कल मैंने बताया था, फिराद हाकिम। अभी ममता के तृणमूल बोल रहे हैं फिराद हाकिम को अरेस्ट करो। नहीं, ये अभिषेक बनर्जी के जो पीए हैं सुमित हाँ, रॉय, इनकी जो अग्रिम जमानत है उसकी याचिका खारिज हो गई है। बिल्कुल। अब सारे तृणमूल नेता जितना जुड़े हुए हैं, इनका कार्यकर्ता सब जाते हैं डेली हाईकोर्ट में, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सुमित राय का केस तो अजीब कर, इनके ऊपर तो डायरेक्ट चार्ज है, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्जरी, उसके बाद जाल कागज बनाने का, संपत्ति हड़पने के लिए करीब 300 साढ़े 300 करोड़ों का जो प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा करके रख दिए थे। तो जज साहब तो वही देख के बोला, जो एविडेंस कोर्ट के सामने दिया गया सरकार की तरफ से, उससे तो लगता है जो ये तो एक्यूज है। अगर एक्यूज नहीं है तो वो पुलिस के सामने आए, इंटरोगेशन फेस करे, इन्वेस्टिगेशन में मदद करे और फिर बेल एप्लीकेशन करे। लेकिन अभी तक कोर्ट के पास जो एविडेंस आया है, इससे कोई भी कहेगा कि इसी आदमी को इंटरोगेशन होनी चाहिए, तो ये है कहां पे। और दूसरा दादा, है, मैंने कल हमने बात की थी कि अभिषेक बनर्जी का परिवार कहाँ है और वो बाहर जाने की फिराक में है कि किसी तरीके से उन्हें बाहर जाने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं तो आपसे ये सवाल करती हूँ कि सुमित राय कहाँ है? सुमित राय, अनकन्फर्म न्यूज जो है, सुमित राय देश छोड़ के भाग गए। कल भी मैंने बताया थे, भागने का दो ही रास्ता है, तीन रास्ता है बल्कि। एक है नेपाल के रूप से, दूसरा है भूटान, आपको मालूम है दार्जिलिंग के करीब करीब बहुत ही नजदीक वो बॉर्डर आती है, मतलब सिलीगुड़ी से आप जा सकते हैं। और तीसरी जो है बांग्लादेश। ठीक है, कोई एयरपोर्ट से निकाल नहीं सकते क्योंकि ऊपर लुकआउट नोटिस जारी हुई है। ये जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई अनकन्फर्म मतलब अनऑथोराइज्ड बॉर्डर या रोड्स जो होते हैं जहां पे उतना चेक पोस्ट नहीं है, वहीं से ये भाग सकते हैं। और चौथा भागने का रास्ता ऑफ कोर्स है सुंदरबन। तो उसमें तो पहले से ही अमित शाह जी ने मगरमच्छ और ये सब छोड़ छाड़ के रख दिए सांप। तो ये बेचारा अभी इनको छुपाए तो कहां छुपाएंगे। जिस दिन सुमित रॉय का टावर लोकेशन मिला था सीआईडी को, वो लोकेशन मिली थी अभिषेक बनर्जी का घर के अंदर से, उसी एड्रेस में, आईपी एड्रेस में। और तभी जाके रात में सीआईडी ने वहां पे रेड डाली थी उसको पकड़ने के लिए। और फिर पता चला मिला नहीं, वो भाग गया था। इसका मतलब कोई, मतलब अभी भी तो है ना, इतने साल से जो ये लोग चारा दे करके पले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कवर लिख कर दिया होगा, भाग गया है। लेकिन इनका तो बहुत दिन ये भाग नहीं पाएंगे अगर देश के अंदर है। और मैं कल ये भी बताया था, जब सारे एसटीएफ ने बहुत कोशिश करे इसको पकड़ने के लिए, पूरे देश में इसके लिए रेड अलर्ट जारी किए हुए हैं। तो हो सकता है आज का जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगले हियरिंग जो है मंडे को है, मंडे बड़े दिलचस्प दिन होने जा रहा है। एक तो असेंबली में दो बड़ी बिल, तीसरे सुमित रॉय का हियरिंग है उस दिन। फिर से जज कोर्ट में उनको बुलाया है डेट। और ये सारी चीज अब जुड़ी है, इनके स्ट्रेटेजी जो है अभी प्रेजेंट शुभेंदु सरकार का, वो यूसीसी बिल को बिल्कुल पारित करेगा ही। क्योंकि इससे पहले कलकत्ता के अंदर जितने माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, जिन एरिया को हमारे पुराने मेयर साहब जनाब फिराद हाकिम बोलते थे ये तो मिनी पाकिस्तान है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक दिन आएगा जहां बंगाली नहीं, यहीं पे सारे उर्दू बोली जाएगी और हम दवात इस्लाम देते हैं। मतलब जो लोग इस्लाम नहीं लिए वो सब बेकार गंदे है, बिल्कुल कीड़े मकोड़े है। तो
वो सब जगह पे देखिए छोटे छोटे इंसिडेंट हुआ पिछले 4 मई के बाद, और इस इंसिडेंट में उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुई वहां पे, पकड़ पकड़ के घर के अंदर से वो सारे पकड़ के ले गए जो लोग ये सब करते थे। तो पर दादा, अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि फलां को आज गिरफ्तार किया है, फलां को आज गिरफ्तार किया है, तो ये तो अब बात पुरानी हो गई, अंडर ट्रीटमेंट तो पुराना हो गया। लेकिन जो बंगाल में रह करके बांग्लादेश की बातें सोचते थे, पाकिस्तान की बातें सोचते थे, उन पर जिस तरीके से अब हंटर चलना शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है और इन लोगों की बड़ी आफत आने वाली है ना। और दूसरा एक चीज और भी है, ये सब छिपे छिपे घूम रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्हें कहीं से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और देखिए दादा, अगर हम ये कहें कि ममता गिरफ्तार होंगी तो ठीक है, होंगी या नहीं होंगी एक अलग बात है, लेकिन ये जो यूसीसी का अब बिल आने वाला है, ये तो बहुत कमाल की बात हो गई ना बंगाल के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बंगाल के एक वर्ग जो है, मुस्लिम वर्ग, इसको वेलकम करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अब कौन चाहते हैं बताइए, धर्म छोड़ दीजिए, कोई महिला जो है जब उनका शादी होते है उसके बाद वो सारे जिंदगी अपने घर परिवार और बच्चे पति के धर्म को मत लीजिए इसके बीच। तो सर कौन महिला चाहेंगे जब फोन पे बातों बातों पे कभी सर दर्द हुआ तो 3 तलाक बोल दिया, कभी खाना गर्म नहीं हुआ तो ई लिबर्टी, आजादी क्यों? एक तरफ आप आजादी दे रहे हो और उस आजादी के चलते दूसरी तरफ आप जो है वो अत्याचार कर रहे हो। और निकाह हलाल तो से जितना बात ना करे उतना अच्छा है। मैडम, आपको और और एक ये चीज पता है, आपने एक बहुत अच्छी चीज बोले थे अभी, जो बंगाल में जो है अंदर अंदर छिपे हुए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, आज आपको मैं बता रहा हूं, मुर्शिदाबाद का एक बीजेपी एमएलए, उन्होंने बोला हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पंचायत में इतने घरों में अभी भी पाकिस्तान का झंडा है, और पुलिस जाके रिकवर भी किए। तो अब आप देखिए ना कि जिस तरीके से शुभेंदु एक्शन ले रहे हैं, आने वाले दिनों में बंगाल का जो सीन है बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। उदय जी, आपने मेरे दर्शकों को तमाम विषयों पे जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।